हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो देखिए सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है पहली क्लास कर रहे हैं यहाँ पर आपके जो फिजिक्स ग्रुप परिवार के साथ में। तो आज हम जो है सबसे पहले जो आपका सेमेस्टर 4 चल रहा है, सेमेस्टर 4 का जो चैप्टर 4 है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसे कि आपके अंकित सर ने बताया हुआ है मुझे कि आपके जो शुरू के जो 3 चैप्टर हैं आपके सेमेस्टर 4 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए मैं शुरू करता हूं सेमेस्टर 4 के लिए चैप्टर 4 से। ओके, तो थोड़ा सा बस मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है। आप में से भी होगी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करना। तो अब हम देखिए ज्यादा बकवास करे बिना जो है सीधा आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। ठीक, तो देखिए आपका जो चैप्टर 4 है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। दिखाई तो दे रहा है ना? ओके, हाँ ठीक है। तो देखिए अभी तक आप जो पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं उन चीजों का भी इसमें यूज होगा। और अगर आपने 3 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तब भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, मतलब एक तरह से बेसिक से कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन होते, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है। तो मैंने आप यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। तो देखिए, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर, इट इज कंटेन at least one of the second order partial differential coefficient in the equation। यानी कि आप देख रहे होंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सेकंड ऑर्डर की, वो होती है जिसमें कम से कम जो है ना आपका एक सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना ही चाहिए। यानी कि आपका आर, एस और टी ये आपके जो है सेकंड ऑर्डर के कोफिशिएंट होते हैं, बट नन ऑफ हायर ऑर्डर, लेकिन हायर ऑर्डर का एक भी नहीं होना चाहिए। The differential coefficient P and Q may also appear in the equation। जो आपके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं जो P और Q हैं वो भी इसमें कहीं कहीं पर किसी किसी क्वेश्चन में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और जो है thus the general form of a second order partial equation is, ये जो इसकी जनरल फॉर्म है ये होती है f x y z p q r s t इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें x और y जो आपके जो है ना जो वेरिएबल होते हैं x y z, और जो p q r s t है जो आपके ये इसके अंदर जो आपके जो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सेकंड ऑर्डर के वेरिएबल हैं, और ये आपके p और q हैं, ये साथ साथ में इसमें होते हैं। The complete solution of these equation will contain 2 arbitrary function। और जब इसका फाइनल में आपका सॉल्यूशन आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा उसमें कम से कम जो है ना, कम से कम क्या केवल 2 ही होंगे, 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे। ओके, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के बाद में जो है ये आप सब जानते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि P जो होता है वो होता है डेल Z अपॉन डेल X, और Q होता है डेल Z अपॉन डेल Y, और R होता है डेल Z अपॉन डेल टू Z अपॉन डेल X स्क्वायर, S होता है डेल टू Z अपॉन डेल X डेल Y, और T होता है आपका डेल टू Z अपॉन डेल Y स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये तो इनमें से तो एक होना ही होना चाहिए, और साथ में ये P और Q जो है आपके अपीयर हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसीलिए ये चीजें तो देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं। और साथ में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन के कई जगह पे कुछ कंडीशन लगती हैं और कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके होंगे। उन चीजों का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 1, 2 और 3 अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो आपने पढ़ा है वो चैप्टर 4 में थोड़ा सा यूज होना है। फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा कि जो जो चीजें साथ में आएंगी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ओके, तो देखिए अब हम सबसे पहले जो इसमें शुरू करते हैं
वो शुरू करते हैं हम पहले एक एग्जांपल से। तो देखिए आपने जैसे बेसिक सी चीज जो है समझ ली है कि क्या होती है जो आपकी जो तो अब हम इस चीज को ना एग्जांपल से हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है, सोल्व करना है s इजिकल टू एक्स अपॉन वाई प्लस ए, और s को हम क्या लिखते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू एक्स अपॉन वाई प्लस ए, या हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू एक्स अपॉन वाई प्लस ए। अब इसमें एक बार तो हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई, और x के रेस्पेक्ट में करने पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए एक्स, और साथ में एक आपका फंक्शन ऐड करते हैं एफ वाई। इसके साथ ही अब जो करते हैं, अब वो करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम विद रेस्पेक्ट टू y, जब y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ये आपका ओनली z बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज ए बाई 2 जो है एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा और 1 अपॉन वाई हो जाएगा आपका log y, और ये जो है ax है ये कांस्टेंट रहेगा तो y आ जाएगा, और आपका जो ये इंटीग्रल है fy और dy, साथ में आपका एक फंक्शन आ जाएगा, आप साइन x लिख दीजिए, और इसके बाद में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log y प्लस axy, और इसकी जगह आप चाहे तो एक नया फंक्शन लिख दीजिए पूरा 5y, और ये हो जाएगा साइन x। ओके, एक बात ध्यान रखना है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो आपका फंक्शन होगा y के रेस्पेक्ट में, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ y तो आपका फंक्शन होगा x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अभी तक आपने जो बेसिक चीज समझी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट की, तो अब इसकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 है जो आपकी बुक में दी गई है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम वगैरह में आती भी है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये प्रॉब्लम को हम देखते हैं, उसमें देखिए सेकंड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो r यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी इस फॉर्म में आ जाएगा r प्लस p अपॉन एक्स इजिकल टू, और यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई क्यूब। ओके, और यहाँ पर जो है देखिए हम r को क्या लिख सकते हैं, ये होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस p अपॉन एक्स और 9x वाई क्यूब, ठीक है। इसके बाद आप और हम जानते हैं कि इस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस p अपॉन एक्स 9x वाई क्यूब। और अभी अभी यहां पर आपके सामने क्या दिखाई दिया, देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो कि क्या होता है, p होता है। तो ये हो गया आपका, इसकी जगह हमने इसे p रख दिया, तो डेल p अपॉन डेल एक्स प्लस p अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9x वाई क्यूब। तो इस इक्वेशन को जो है, जो जब यहां से शुरू करके हम यहां तक ले आए हैं, तो इसे आपको थोड़ा बदला बदल देखकर कुछ याद आ रहा होगा। अब आपको क्या याद आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद आ रही होगी आपको, वो होगी डेल p अपॉन डेल एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आपको ये फॉर्म याद आ रही होगी, आ गई याद? अगर नहीं आई है तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो है हम इसे इस फॉर्म में ले आए हैं, और ये कैसी है, जो P में जो है एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप सब जानते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है P इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल
Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस फंक्शन, कोई फंक्शन ले लेते हैं phi 1 y, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालना होता है, और आप और हम जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रल y dx। अब हमें इसमें क्या है, y निकालना है और q निकालना है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में q और साथ में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए y। और ये चीजें हमें कहां से मिलेंगी, इसकी जो इक्वेशन की इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को, अगर हमने यहाँ पे कंपेयर करी, कंपेयर करने के बाद यहां पर आएगा आपका, देखिए सेम है, तो ये जो y है इजिकल टू है आपका, इसे आप कैपिटल में लिख दीजिए, तो y तो आपका हो गया है, या चलिए जहां भी लिखना है कैपिटल या स्मॉल में, तो आपका जो y आ गया है 1/x और q आपका आ गया है 9x y³। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा y की जगह 1/x और dx, जब सोल्व करेंगे आप और हम जानते हैं ये क्या होता है log x, और e log x क्या हो जाता है सिंपल x, यानी कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सोल्व करने के बाद आ गया है x। अब हम ये सारी जो वैल्यू है इसके सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो आपका हो गया थोड़ा सा ओके, यानी कि p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन में इस फॉर्मूले में रखते हैं x, और ये हो गया आपका q है हमारा 9x y³, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx प्लस कोई फंक्शन phi 1 y। अब थोड़ा सा इसे आगे चलते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 9x और x हो गया x² y³ dx प्लस phi 1 y, इसका जो है इंटीग्रल कर देते हैं, ये हो जाएगा 9, देखिए x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 9 और आपका y³ ये तो ऐसे कांस्टेंट यूज मतलब बिहेव करेगा, और x² का हो गया आपका x³/3, 3 से 3 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो px हो गया आपका 3x³ y³ और फंक्शन है phi 1 y। यहां तक हो गया, और अब हम क्या करते हैं, ये जो x से एक बार दोबारा से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ताकि यहां पर जो है p अकेला रह जाए, x यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक पावर कम हो जाएगी, और यहां पर नहीं था तो एक डिवाइड में रख देते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, p की वैल्यू रख देते हैं del z/del x, और ये हो गया 3x² y³ प्लस phi 1 y/x। अब आप जानती हैं केवल एक स्टेप बाकी है, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये तो हो जाएगा z, और x के रेस्पेक्ट में करने की वजह से 3 और y³ आपको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और x² का हो जाएगा आपका x³/3, और phi 1 y एज ए कांस्टेंट है, और 1/x का हो जाएगा आपका log x, और फिर एक और कांस्टेंट लगा दीजिए एज ए phi 2 y। बहुत से लोग इसे fy या sin y लिख देते हैं, जैसे बुकों में प्रिंट वगैरह आता है। अब यहां से 3 कैंसिल, और आपका ये सॉल्यूशन दिखाई देने लगा होगा, phi 1 y प्लस phi 2 y। अब आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी जो एग्जाम वगैरह में काफी ज्यादा आती है। इस प्रॉब्लम का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो देखिए अब आपकी जो है प्रॉब्लम नंबर है 2। इस प्रॉब्लम को भी थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप और हम जानते हैं आर क्या होता है। आर अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन में ही यूज किया था। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और 2y²। फिर से सेम करते हैं, ये हो जाएगा इसे अगर ब्रेक करके लिखें डेल अपॉन डेल एक्स
और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2y²। ये हमारा होता है p। तो यहां पर भी इसके साथ में हम क्या करते हैं, इसे रिप्लेस करके कर देते हैं, p कर देते हैं और 2y²। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहले तो इसे विद रेस्पेक्ट टू x के जो है ना, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां पर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका करा तो ये ओनली रह गया p। और यहाँ पर जो देखिए 2y² एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा आपका साथ में, और बाकी x हो जाएगा आपका इंटीग्रल जो आएगा। और एक फंक्शन आप यहाँ पे लिख दीजिए phi1y। अब p की वैल्यू दोबारा से पुट कर दीजिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स 2xy² प्लस phi1y। अब देखिए यहां पर डेल एक्स बचा हुआ है, तो यहां पर दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन इंटीग्रल करेंगे आपका विद रेस्पेक्ट टू x। यहां पे करा तो ये हो गया आपका x, और ये हो जाएगा जैसे आपका 2y² एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये x हो जाएगा आपका x²/2। यहां पर ये फंक्शन phi1y है, और इसका हो जाएगा यहाँ पर x, और आप चाहे अब ये आगे एक फंक्शन phi2y हो गया। ओके, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और अब आपका जो है ये सॉल्यूशन दिखाई दे गया होगा आपको, x²y² प्लस और यहाँ पर ये पहले x लिख दीजिए, x और phi1y, और ये है phi2y। ये आपका जो है आपका सॉल्यूशन या आप आंसर जो भी से है कह सकते हैं। तो देखिए इसी में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो एक बार आप इसे दोबारा से देखिए अच्छे से। ये सेम बिल्कुल जो पहली आपकी प्रॉब्लम थी सेम था, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है आपका जो आपका जो वेरिएबल है वो सेकंड ऑर्डर का था डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो दोनों सेम थे। तो इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपकी जो है प्रॉब्लम नंबर जो 3 है वो है log s इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसका अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम इसे आप जानते हैं log की प्रॉपर्टी से s इज इक्वल टू कर लेंगे हम इसे e की पावर x प्लस वाई। ये आपने सिंपल से log के क्वेश्चन वगैरह में पढ़ा होगा। तो अभी आप और हम जानते हैं कि s को हम लिख सकते हैं del 2z अपॉन del x del y और e की पावर x प्लस वाई। अगर हम इसे ब्रेक करके लिखें तो इसे लिख सकते हैं हम del z अपॉन del x और del z अपॉन del y, और ये e की पावर x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। अब देखिए पहले क्या करते थे, हम केवल x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करते रहते थे, लेकिन अब की बार क्या है, फंक्शन जो है ये जो x के रेस्पेक्ट में भी करना होगा और y के रेस्पेक्ट में भी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में करा तो हमारा जो डेल z अपॉन डेल x है ये खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा डेल z अपॉन डेल y। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस वाई ही रहेगा। और देखिए अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है कोई भी फंक्शन phi1 मान लीजिए f, तो ये क्या है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे अदर में लिख देते हैं। अब अगेन क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे अगर विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमें यहां पर इसे सोल्व करना है। तो देखिए डेल z अपॉन डेल y का जब इंटीग्रेशन होता है तो आपका x रह जाएगा, बट क्या होगा की बार विद रेस्पेक्ट टू y। सेम यहां पर होगा, ये ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आपका इंटीग्रल फंक्शन ऑफ y का होगा, क्योंकि ये रेस्पेक्ट में हो रहा है y के, और इसके साथ ही आप एक अगला फंक्शन लगा लीजिए या साई x। आप फंक्शन का रेस्पेक्ट लिखने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो फंक्शन होगा कोई भी y के रेस्पेक्ट में, और अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ y तो फंक्शन होगा जो आप जो ऐड करेंगे जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो आप साइन x ऐड कर देना। ओके, मतलब x के रेस्पेक्ट में होना है। इसके बाद
ये आपको देखिए जो ये है इसका भी हम कोई इसकी जगह पर अगर हम चाहें तो कोई एक नया फंक्शन मानकर रख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं इसे 5 और y के रेस्पेक्ट में, और ये साई एक्स है और ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, यानी कि आपका आंसर आ गया है। ओके, इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, तब तक आप इसका एक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद जो है आप अगले प्रॉब्लम पे आइए। तो देखिए अब स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो देखिए इसे हम फिर से सोल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि r क्या होता है, del 2z अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, या अब हम इसे लिख सकते हैं del 2 अपॉन del x और del z अपॉन del x और 6x। तो सबसे पहले यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, यहां पर अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आप और हम जानते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा del z अपॉन del x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, और एक फंक्शन आ जाएगा आपका fy y के रेस्पेक्ट में। इसे 3 टाइम कैंसिल हुआ और ये हो गया del z अपॉन del x, और ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस। अब इसका देखिए दोबारा से हमारा x के जो रेस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे पहले जो है था y के रेस्पेक्ट में किया था, तो वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो p है और वो del z अपॉन del x होता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा इंटीग्रेट होने के बाद रह जाएगा z, और ये हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3, और fy के साथ में हो जाएगा x फंक्शन fy, और एक नया फंक्शन लगा देते हैं साई y। ठीक, दोनों ही फंक्शन y के रेस्पेक्ट में होंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट ऑफ x कर रहे हैं। ये कैंसिल हो गया और हमारा हो गया z x क्यूब प्लस एक फंक्शन और ये नेक्स्ट फंक्शन। तो हमने आज क्या है, जो आपका जो 4th चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उससे हमने डेफिनेशन समझी, एक एग्जांपल किया, उसके साथ ही हमने 4 जो है बेसिक प्रॉब्लम की। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 है, ये आप अपने आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आप बताइएगा कि ये जो प्रॉब्लम है आप सोल्व कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं जो हमने जो प्रॉब्लम नंबर 1 की थी वो काफी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपके जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। और देखिए कुछ स्टूडेंट जैसे कमेंट में कह रहे थे कि वो जो है 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है एमसीक्यू वगैरह ज्यादा आते हैं, और तो वो कह रहे हैं कि एमसीक्यू नहीं कराते। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू कराना कोई अलग से नहीं होता है। आपको कई बार क्या है, देखिए जैसे आपको ये प्रॉब्लम दे दी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम r इज इक्वल टू 6x, आपको ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, तो आपको जहां पर सोल्व करने के बाद ये ऑप्शन दिखाई देगा, आपको वो ऑप्शन टिक कर देना है, या उस ऑप्शन वाला जो बोला है आपको काला कर देना है। तो देखिए एमसीक्यू करने के लिए तो बल्कि आपको मैथ की जो बेसिक नॉलेज है वो थोड़ा सा और ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए आज जो है क्लास का पहला दिन था, तो थोड़ा सा मुझे जो है ना अपने जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन करने में और इस कैमरे के साथ में थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगली कुछ क्लासेस में ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। देखिए मैंने कभी थोड़ा ऑनलाइन जो है ना कभी पढ़ाया नहीं है, और तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपको इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है तो आप इस चीज के लिए मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। बाकी वरना मैथ के क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट आप तुरंत ही इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफी था, तो फिर कल मिलते हैं अगली प्रॉब्लम्स के साथ में। तो इसी के साथ नमस्कार, और आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, और ये होमवर्क भी आपको करना है।